कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी। तो बायोग्राफी को आज हम स्टडी करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो विलियम शेक्सपियर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास जो हमने की थी, हमने ग्रामर की पहली क्लास ली थी। जिनको भी नहीं पता है वो आपकी मेंबरशिप में नहीं दिख रही होगी, वो मैंने पब्लिक कर दी थी क्लास, क्योंकि वो एक डेमो क्लास थी। तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। उसमें अब तक की जितनी भी 9 क्लासेस हुई हैं वो सारी पढ़ी हैं, इससे आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में कभी भी जाके यूपी टीजीटी पीजीटी पेड बैच नाम से ये प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगी। जो टीजीटी वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें टीजीटी वाली, और जो पीजीटी वाले हैं जो कॉम्बो जिन्होंने ले रखा है उन्हें सारी दिखेंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, शेक्सपियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना इंग्लिश लिटरेचर का जिसमें इनका जिक्र ना हो या ये सिलेबस में ना लगे हुए हों। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी बड़े ऑथर हैं, पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके छोटे छोटे जो 2 ऑथर थे वो जल्दी से करा दिए, ताकि आपको ये भी ना लगे कि आपका सिलेबस बिल्कुल हुआ नहीं है, ठीक है। शेक्सपियर मैंने आपको बताया था पढ़ने में टाइम लगेगा, तो शेक्सपियर को हम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर इनके वर्थ की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन थे, एक पोएट और प्ले राइट, ठीक है। तो इनका जो वर्थ हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल 1564, और जो जगह थी वो थी, इसका नाम पूछा जाता है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। कहाँ थी? वॉरविकशायर काउंटी में थी, इंग्लैंड में, राइट। तो इनका जो जन्म है वो ऐसा माना जाता है, इनके जन्म की एग्जैक्ट डेट कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है। जो इनके बैप्टाइजेशन की डेट है 26 अप्रैल, वो मेंशन थी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में, जो चर्च रहा होगा वहाँ पे। और कस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि बच्चे को उसके बर्थ के 3 दिन बाद ही बैप्टाइज किया जाता है। तो उस हिसाब से जो इनकी बर्थ डेट है वो 23 अप्रैल निकल के आती है, ठीक है। अब इनको बैप्टाइज कहाँ पे किया गया? हॉली ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रैटफोर्ड में जो हॉली ट्रिनिटी चर्च था वहाँ पे इन्हें बैप्टाइज किया गया। कब बैप्टाइज किया गया था? 26 अप्रैल को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि यहीं से इनकी बर्थ डेट जो है वो निकल के आई है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स की। इनके पेरेंट्स का नाम था जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम था मैरी हार्डिन। जॉन शेक्सपियर एक ट्रेडर थे, इनके बारे में ही थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक ट्रेडर थे, किसमें? एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं, कॉर्न, व्हीट, ये सब। और उनकी माँ मैरी हार्डिन जो थी वो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस जो फार्मर थे, उनकी क्या थी? बेटी थी, डॉटर थी, ठीक है। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट इस नाम से भी जाना जाता है, बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है, द वार्ड कहा जाता है। तो ये जो उपाधियां हैं, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से पोएट को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को। अब आगे बढ़ते हैं, इनको कहाँ भेजा गया था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रैटफोर्ड नाम की जगह है ये बड़ी अच्छी जगह थी एकदम। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें थी उनसे भरपूर थी, हरे भरे मैदान थे, ठीक है। और बढ़िया नदियाँ थी, घास थी, पेड़ थे, पौधे थे, छोटे छोटे जो कैटल होते हैं वो थे। तो और बाकी जितने भी तरह के लोग जो मैन ऑफ मैनर्स जो भी इनके वर्क में दिखते हैं वो इन्होंने यहीं से सीखे थे। तो बहुत ही अच्छी नेचुरल सीनरी से भरी हुई जगह थी स्ट्रैटफोर्ड। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे शेक्सपियर ने सीखा, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो बहुत कम थे, ये मैं आपको बता दूं। ये आगे बताएंगे हम, इन्हें अपना स्कूल जो था वो छोड़ना पड़ा था। तो जो भी कुछ इन्होंने सीखा मैनर्स के बारे में, अपनी एज के जो मैन एंड वुमेन थे उनके मैनर्स के बारे में, वो उस जगह से ही सीखा, राइट। तो ही वॉज सेंट टू ग्रामर स्कूल, वो ग्रामर स्कूल इन्हें भेजा गया स्ट्रैटफोर्ड में। बेन जॉनसन ने इन्हें क्रिटिसाइज किया है, सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। किसने कहा? ये नाम ध्यान रखना, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि ये बहुत कम पढ़े लिखे थे। ऐसा इसलिए था, इनके पिता जो थे जॉन शेक्सपियर, इसको ऊपर करते हैं, जॉन शेक्सपियर जो थे ये डेप्ट में चले गए थे किसी कारण, बस इन पे उधारी आ गई थी, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। और इसके कारण अपने फादर की मदद करने के लिए इन्होंने स्कूल जो था, अपनी पढ़ाई जो थी छोड़ दी, और ये बहुत अलग अलग जो भी इन्हें काम मिलता था वो कर लेते थे। तो इस चक्कर में इनकी पढ़ाई छूट गई, है ना। तो ये टैलेंटेड तो थे ही, इन्होंने बहुत सारे काम किए, और जो असली टैलेंट है वो इनका बाद में निकल के आया। अब आगे देखते हैं, एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में क्या हुआ, इन्होंने एन हाथवे, एक लड़की थी, उससे शादी कर ली, जो कि 26 थी उस समय, 1582 में, ये डेट ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इनसे 8 साल बड़ी थी वो, उनसे शादी कर ली। उनकी शादी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, इट वॉज नॉट ए हैप्पी वन। और इसके कारण शायद ऐसा माना जाता है कि ये अपनी फैमिली और बच्चों को छोड़कर चले गए थे, ठीक है। इनके 3 किड्स थे, सूजन, हैमलेट और जूडिथ। हैमलेट और जूडिथ कैसे थे? ट्विंस थे, ट्विंस, ठीक है। इसके बाद जो ओनली सन है हैमलेट जो था इनका, वो क्या था? वो मर गया एट द एज ऑफ 11, ही डाइड एट द एज ऑफ 11, ये नाम ध्यान रखना, ठीक है, हैमलेट।
इसके बाद देखते हैं, अब 1587 में ही लेफ्ट हिज फैमिली और बच्चों सबको छोड़ दिया, वो कहाँ चले गए, लंदन, ठीक है। और ही ज्वाइन बर्वेजेज कंपनी ऑफ फिलिप्स, ये एक ड्रामा कंपनी थी, थिएटर था, जो कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया 1587 में। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इन ऐसा माना जाता है इन्होंने लंदन छोड़ने का जो इनके कारण थे, एक तो फैमिली विजन भी माना जाता है, ऊपर से इनके एक बायोग्राफर थे, आगे उनका जिक्र आएगा, निकोलस रो करके। उन्होंने ऐसा कहा है कि इन्होंने जो है वो स्ट्रैटफोर्ड छोड़ा। अच्छा, ये लंदन गए थे, इन्होंने स्ट्रैटफोर्ड जो अपना छोड़ा बिकॉज ऑफ स्टीलिंग, अगर कहीं से धोखे से मैंने ये कह दिया और लंदन छोड़ दिया, तो स्ट्रैटफोर्ड अपनी जो जगह थी, जो जहाँ पे वो रहते थे, वो छोड़ के कहाँ गए थे, लंदन गए थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो भी अपना नेटिव प्लेस था वो छोड़ के गए। तो ऐसा निकोलस वो कहते हैं बिकॉज ऑफ स्टीलिंग डियर फ्रॉम थॉमस लूसीज पार्क, ऐसा माना, मतलब निकोलस वो जो इनके बायोग्राफर रहे थे, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है, उनके अनुसार ऐसा है कि एक थॉमस लूसी पार्क था वहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड में, वहाँ से इन्होंने कोई डियर चुरा लिया था या उसको हंट कर दिया था, जो भी है वो, तो इन पे कुछ मुकदमा वगैरह होने वाला था, तो उससे अवॉइड करने के लिए ये लंदन चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली विजन्स की वजह से, शादी बहुत अच्छी नहीं थी, परिवार में सब अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए ये लंदन चले गए थे। अब देखते हैं क्या रीजन रहे होंगे, क्योंकि ये भी बहुत बाद में लिखी गई थी जो ये बायोग्राफी है, तो असली रीजन तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब 1592 में क्या हुआ था, ही ज्वाइंड अ कंपनी, सबसे पहले इन्होंने बर्वेज पिलियर्स कंपनी ज्वाइन की थी। इसके बाद लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन, जिसको बाद में किंग्स मैन के नाम से भी जाना जाता है, उसको ज्वाइन कर लिया। पिलियर्स कंपनी क्या होती है, जो ये प्लेइंग कंपनी होती है, ये लोग क्या होते हैं, ये प्लेज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे आजकल जो होती हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या होती हैं, प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फिल्में। उस टाइम ऐसी प्लेइंग कंपनीज हुआ करती थी जो ड्रामा प्रोड्यूस किया करते थे, राइट। अब जो देखो इसमें जिक्र आ गया, निकोलस वो कौन थे, वो विलियम शेक्सपियर के पहले बायोग्राफर थे, ठीक है। इन्होंने इनकी बायोग्राफी जो थी वो लिखी थी। अब ये 5 साल में ही 1592 में ऐसा माना जाता है, चलो वो मैं आगे बताऊंगा, पॉइंट आएगा, अभी आप आगे देखो। 1597 में इन्होंने न्यू पैलेस जो था परचेज किया था, न्यू स्ट्रैटफोर्ड में किया था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, स्ट्रैटफोर्ड में। न्यू पैलेस बहुत ही अच्छा पैलेस था उस टाइम का। सोचो ये 1587 में लंदन गए थे, इन्होंने प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की, और 10 साल में ही ये इतने अमीर हो गए। कितना टैलेंट होगा इनके अंदर, जो लिटरेरी टैलेंट है वो कूट कूट के भरा होगा। 10 साल में ये इतने अमीर हो गए कि इन्होंने एक पैलेस को परचेज कर लिया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है। अपने लेजेंडरी हिस्टोरिकल मटेरियल्स के लिए शेक्सपियर जो थे वो किस पे डिपेंड थे, हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। उसी टाइम एलिजाबेथन एज में क्रॉनिकल्स आए थे हॉलिनशेड के, रफेल शायद पूरा नाम था रफेल हॉलिनशेड, इनके क्रॉनिकल आए थे। क्रॉनिकल क्या होता है, जनरली जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते हैं एक तरह से, तो वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के इन्होंने पब्लिश किए थे। तो इससे बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो बोरो किया है शेक्सपियर ने, मतलब इसको पढ़ा, स्टडी किया, और अपने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं वो यहीं से इन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ का ट्रांसलेशन था प्लूटार्क्स की फेमस लाइफ्स का, यहाँ से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मटेरियल बोरो किया है, ठीक है। तो ये दोनों की चीज़ें ध्यान रखनी, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। चलो अब इस पॉइंट को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे उनमें से एक थे रॉबर्ट ग्रीन। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे, ये ग्रुप ऑफ राइटर था, जिसमें जो राइटर्स थे जो इस ग्रुप में थे वो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। तो ऐसा उस टाइम पे ये इन्हें नहीं पता था, इन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता है। इनका नामाकरण संस्कार जो है वो बाद में किया गया, ठीक है। मतलब ये जो समूह था इसको यूनिवर्सिटी बिट्स नाम दे दिया लिटरेचर में। तो इसमें से ये एक राइटर थे रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। ये सारे लोग क्या है, शेक्सपियर से पहले जो प्लेज थे वो लिखा करते थे, हालांकि इनके प्ले उतने पॉलिश नहीं थे, ठीक है, लेकिन शेक्सपियर ने मतलब हर चीज़ को ट्राई किया और इतने अच्छे तरीके से लिखा कि शेक्सपियर ने इन सबको आउट क्लास कर दिया। और 4-5 साल में ही वो 1587 में गए थे, शायद 92 तक इन्होंने इतना नाम कमा लिया कि रॉबर्ट ग्रीन जो उस टाइम के बहुत ही प्रोमिनेंट एक राइटर, प्ले राइट थे, ऑथर थे, उनको उन्होंने अपने एक पैम्पलेट में शेक्सपियर को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। मतलब वो एक नया सा बंदा, इतने सीनियर आदमी ने उसको क्रिटिसाइज किया, मतलब उसने कुछ तो नाम कमाया होगा, ठीक है। ये पैम्पलेट जो आया था वो 1592 में आया था। इसमें शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है किसने, रॉबर्ट ग्रीन ने। उस पैम्पलेट का क्या नाम था, इसको थोड़ा सा फिर से आपको दिखाते हैं, ग्रोथ वर्थ ऑफ बिट्स, ठीक है। इसका पूरा नाम है वॉट विद अ मिलियन रेपेंटेंस। तो इसमें अटैक किया है शेक्सपियर को, उसको कहा है एन अब स्टार्ट करो ब्यूटिफाइड विद द फेदर्स ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने एक्चुअली प्लेगियरिज्म का भी, प्लेगियरिज्म मतलब होता है साहित्य चोरी, मतलब जो आप कंटेंट चुरा लो इधर उधर से अपना कुछ लिख दो, तो उसको प्लेगियरिज्म बोलते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर पे आरोप लगाया कि इनका खुद का कुछ नहीं था, और वाकई में उनका खुद का कुछ नहीं था, लेकिन
वो इधर उधर से बोरो जरूर करते थे मटेरियल, लेकिन वो उसको इतना अच्छा रूप देते थे कि वो ओरिजिनल से भी कई गुना बेटर लगता था। ठीक है, एक होता है कि जब भी ओरिजिनल से कोई चीज़ चुराई जाती है तो वो उसकी चीप कॉपी ही लगती है, लेकिन आप ओरिजिनल से इंस्पायर होकर कुछ ऐसा लिख दो कि ओरिजिनल भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। तो शेक्सपियर ने वो ही किया। उन्होंने जरूर कंटेंट इधर उधर से लिया है, उनका खुद का कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने जो अपना रंग दिया, जिस स्टाइल में पोर्ट्रे किया, अपने करेक्टर डायलॉग लिखे, जो सेटिंग उन्होंने बैकग्राउंड में दी, तो वो इतनी अच्छी थी कि जो भी कुछ जहाँ से भी उन्होंने इंस्पिरेशन ली हो या कुछ भी किया हो, उन्होंने हर चीज़ को आउट क्लास कर दिया। शेक्सपियर के आसपास भी कोई आज तक नजर नहीं आया। ठीक है, उन्होंने उनको क्या कहा था, रॉबर्ट ग्रीन ने और भी कहा था कि टाइगर्स हार्ट वैप्ड इन अ प्लेयर साइड एंड एक्यूज्ड हिम ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, ये रॉबर्ट ग्रीन ने इस तरह से इन्हें क्रिटिसाइज किया है। कभी क्वेश्चन आए तो आंसर कर देना। इसके बाद आता है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ओपन द, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो इन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने ग्लोब थिएटर ओपन किया 1599 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और शेक्सपियर इसमें शेयर होल्डर बन गए। इसके अलावा एक और थिएटर था जिसमें शेक्सपियर शेयर होल्डर थे, डेट इज ब्लैक फ्रायर थिएटर। इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, आप कोई टिक कर देना। ठीक है, कि शेक्सपियर किसमें शेयर होल्डर थे। अब वो लंदन गए कब थे, 1582 में, और आप वापस कब आए, 1611 में, जब उन्हें लगा बस बहुत हो गया, बहुत लिख लिया मैंने, उसके बाद वापस आए। अच्छा, शेक्सपियर का ऐसा नेचर था, वो बस कमाने गए थे, उन्हें कोई नाम नहीं कमाना था, कुछ नहीं करना था, उन्हें बस अपनी ज़िंदगी जीनी थी और वो जी के चले आए। ठीक है, उन्होंने जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी अपने प्ले की, सोनेट्स लिखी, खुद उन्होंने कभी भी कुछ भी पब्लिश नहीं कराया, और पब्लिश तो छोड़ो, उन्होंने उनको कलेक्ट करने का भी प्रयास नहीं किया। 37 प्ले लिखे विलियम शेक्सपियर ने। एक प्ले को उन्होंने नहीं सोचा कि इसको मैं अपने पास रखूँ, उन्होंने लिखा बस उस टाइम के लिए ही लिखा। जैसे कोई फिल्म बन रही तो उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो उस लिए स्क्रिप्ट लिखी, दे दी प्रोड्यूसर को, भैया तुम करो प्रोड्यूस, जो करना है करो। ठीक है, ऐसे ही शेक्सपियर ने भी क्या लिखा, प्ले, जो भी प्ले थे वो लिखे, अपने मैनेजर को थमा दिए, आपको जो करना है करो इनके साथ। ऐसे ही उनकी डेस्क पे केयरलेसली वो छोड़ के, लंदन जब वो छोड़ रहे थे, तो ऐसे ही अपने सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो वहीं पे पड़ी छोड़ आए, और उसको जब बाद में पब्लिश कराया है 1623 में, तो वो इधर उधर से शेक्सपियर से नहीं ली गई, वो जहाँ से भी जिसको जहाँ से जो जो मिल गया वहाँ से उठा के उनको पब्लिश करा दिया। इसीलिए ऐसा लगता है कि जो वो थोड़ी सी जो 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का, वो थोड़ा बहुत जल्दबाजी में लिखा गया है, पब्लिश किया गया है, क्योंकि वो ओरिजिनल मतलब जो एकदम सही से शेक्सपियर ने लिखा ही नहीं। उन्होंने क्या किया था, बस प्ले परफॉर्म हो जाए, बस उस लिए लिखा था, पढ़ने के लिए नहीं लिखा था। ठीक है, कोई चीज़ एक होता है कि बस परफॉर्म करने के लिए लिखी जा रही है, एक चीज़ पढ़ने के लिए लिखी जा रही है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं उसे, तब हमें लगता है कि थोड़ा सा ये जल्दबाजी में लिखी गई है। राइट, आगे देखते हैं। अच्छा, तो शेक्सपियर जो थे वो लंदन में 1611 तक रहे थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, लंदन को छोड़ दिया था। शेक्सपियर पे बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी चीज़ें इतनी नेसेसरी नहीं है जो आपके एग्जाम में आती है। मैं बस उन्हीं चीज़ों पे बात करूंगा। 1613 में ग्लोब थिएटर में क्या लग गई थी, आग लग गई थी, जब हेनरी 8 प्ले को परफॉर्म किया जाता था, किया जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। राइट, अब उसके बाद 1614 में क्या हुआ, ग्लोब थिएटर को दोबारा बनाया गया, रिबिल्ट। इसके बाद डब्ल्यू एच ऑर्डन ने इनको एडवाइव नहीं किया था। डब्ल्यू एच ऑर्डन डिड नॉट एडमायर द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, ही कॉल्ड देम क्वाइट ऑर्डनरी। बहुत ही ऑर्डनरी गाए, किसकी, शेक्सपियर की सोनेट्स को। शेक्सपियर प्लेड रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट एंड गोस्ट इन हैमलेट। शेक्सपियर ने अपने दो प्ले में खुद भी जो है रोल प्ले किया है। एक इनका प्ले था एज यू लाइक इट, इसमें किसका रोल प्ले किया, एडम का। ये ध्यान रखना, पूछे जाते क्वेश्चन। और घोस्ट, हैमलेट में जो घोस्ट होता है उसका रोल प्ले किया है शेक्सपियर ने। ओके, 37 इन्होंने प्लेज लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखी थी। ही डाइड ऑन 23rd of April 1616, जिस डेट पे ये पैदा हुए उसी डेट पे मर गए। ठीक है, इनको फिर से जो जिस चर्च में बैप्टाइज किया गया था वहीं वरी कर दिया गया, हॉली ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रैटफोर्ड। अब देखो इनका एपिटाफ भी बहुत सुंदर है। वो क्या है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, फॉर वी हैव टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट बी ही दैट मूव माई बोन्स। ये इन्होंने लिखा है कि कोई भी मेरी बोन्स को या कोई भी इस जो भी उनकी कब्र है उसको शिफ्ट करने की कोशिश ना करे। तो उन्होंने ये चेतावनी दी गई थी इस एपिटाफ के माध्यम से। सोनेट जो थी वो थॉमस थॉर्पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, थॉमस थॉर्पे ने पब्लिश कराई थी ये 1609 में। ठीक है, अब सोनेट जो है वो 1 से 126 तक वो डेडिकेट की गई है मिस्टर WH या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जिनका हेनरी वैथोसले भी कहते हैं। ऐसा माना जाता था उस टाइम पे डेडिकेशन का एक बहुत तगड़ा प्रचलन था
मतलब अगर किसी आप प्रोमिनेंट हस्ती को अपना कोई वर्क डेडिकेट कर देते थे और वो पॉपुलर होता था तो बहुत सारे गिफ्ट्स या बहुत सारा पैसा वगैरह आपको मिल जाता था। तो इन्होंने अपनी सोनेट्स किसको डेडिकेट की हैं, हेनरी वेथोसले को। सोनेट जो है वो 127 से 152 तक डेडिकेट की गई है एक डार्क लेडी को। डार्क लेडी ऐसा माना जाता था मैरी फिटन थी, जो कि एक इटालियन डांसर थी इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। इसके बाद इनके पैटर्न भी थे, ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो मिस्टर WH या हेनरी वेथोसले थे, ये इनके पैटर्न भी थे। इसके बाद देखते हैं इनकी एक सोनेट है वीनस एंड एडोनिस, ये वॉज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजाज एंड डेडिकेटेड टू WH। ठीक है, ये क्या है, ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई, ये पूछा जाता है। ठीक है, 6 लाइन कितने लाइन, ये पूछा जाता है कि वीनस एंड एडोनिस कितने लाइन स्टेंजाज में लिखी गई, तो 6 लाइन में। और ये किसको डेडिकेट की गई है, WH को। ये क्या दिखाती है, वीनस का लव दिखाती है एडोनिस के लिए। इसका जो सोर्स है वो क्या है, मार्लो का हीरो एंड लिएंडर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना है। इसके बाद जो इनकी एक और पोम है द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है ल्यूक्रीस की, हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स। इट इज रिटन इन 7 लाइन स्टेंजा। ये 7 लाइन स्टेंजा, जिसको राइम रॉयल स्टेंजा भी कहते हैं, इसमें लिखी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोनेट 99 15 लाइन्स में लिखी गई है। सोनेट 126 जो है वो 12 लाइन्स में लिखी गई है। अच्छा, ये वीनस एंड एडोनिस जो है वो सोनेट नहीं है, पोम है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं, पैशनेट पिलग्रिम जो है वो सीरीज है क्या, 15 सोनेट्स की, ध्यान रखना इसको। द फिनिक्स एंड टर्टल क्या है, एक एलिगोरिकल पोयम है, इसको भी ध्यान रखना। लवर्स कंप्लेंट अगेन 7 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, एक पेस्टोरल पोम है। अच्छा, शेक्सपियर के अगर पहले फोलियो की बात करें तो वो पब्लिश किया गया था हैमिंज एंड कॉन्डेल के द्वारा 1623 में, जिसमें 36 प्ले थे। कितने थे, 36। एक प्ले को एक्सक्लूड कर दिया गया था, डेट वॉज पेरिकल्स। इसका नाम ध्यान रखना, बहुत पूछा गया एग्जाम में। सेकंड फोलियो 1632 में। ये सारी डेट ध्यान रखनी है। ठीक है, जितना भी मैंने एक एक पॉइंट इसमें बताया है आपको सारे ध्यान रखने हैं, सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 1663 में थर्ड फोलियो, फोर्थ फोलियो 1685 में। और टाइटल जो था वो पहले फोलियो का था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इसके बाद 19 प्ले जो थे वो क्वार्टो फॉर्म में भी पब्लिश हुए थे 1623 में। और क्वार्टो फोलियो होता क्या है, ये साइज ऑफ बुक होता है। क्वार्टो जो होता है वो 8/10 होता है, ये 9/13 होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पता होना चाहिए। अब हम इनके एक बार जो जितने भी इनके प्लेज हैं उनको एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं, चलिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो डेट है वो एग्जैक्ट नहीं है, कब किसी को नहीं पता शेक्सपियर ने अपने वर्क कब लिखे, कब पब्लिश हुए। ठीक है, लेकिन ये जो है अप्रॉक्स डेट है, आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्ले पहले आया, कौन सा बाद में आया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1590 से 92 के बीच में माना जाता है कि हेनरी 6 के सारे पार्ट्स जो थे वो आए थे। इसके बाद 1592 से 3 में रिचर्ड थर्ड और कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये जो है सबसे ध्यान रखना, सबसे पहले जो हेनरी के जो भी प्लेज उन्होंने लिखे उसमें सबसे पहला कौन सा था, 6। जो 4 था वो बाद में था और 5 इसके बाद में आया। ठीक है, तो 645 आप ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हेनरी जो प्लेज थे वो कौन से ऑर्डर में थे। पहले हेनरी 6, फिर हेनरी 4, फिर हेनरी 5। आगे देखते हैं। इसके बाद 1593 से 94 में टाइटस एंड्रोनिकस एंड टेमिंग ऑफ द सिरो। इसके बाद 94 से 95 में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव लेबर्स लॉस्ट, रोमियो जूलियट एंड एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड ऐसा माना जाता है पूरा इन्होंने नहीं लिखा था, वो इनकी पार्ट ऑथरशिप थी। और एक और प्ले था एडवर्ड सेकंड, वो इनका नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो किसका है, क्रिस्टोफर मार्लो का है। इनका कौन सा है, बस एडवर्ड थर्ड, वो भी पार्ट ऑथरशिप है, राइट। आगे देखते हैं 95 से 96 रिचर्ड सेकंड और आ मिडसमर नाइट ड्रीम। इसके बाद 96 से 97 जो है वो है किंग जॉन एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड लव स्लेवर वॉन। ठीक है, यहाँ पे लॉस्ट था और यहाँ पे कौन सा है, लव स्लेवर वॉन। आगे देखते हैं 97 से 98 हेनरी 4 का पार्ट फर्स्ट, हेनरी 4 का पार्ट सेकंड, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेज। और इसके बाद 98 से 99 उसके बाद हेनरी 5 आया। ठीक है, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। 645 आगे मच एडो अबाउट नथिंग और फिर हेनरी 5 आया। अब 59 से 1600 के बीच में है जूलियस सीजर और एज यू लाइक। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं ये बहुत बाद में लिखा गया, जबकि ये पहले ही लिख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इनकी जो ट्रेजेडीज हैं वो आना स्टार्ट हुई। हैमलेट आई थी, उसके साथ में 12th नाइट, ये ट्रेजेडी नहीं है। 1601 से 2 ये आया था ट्वेलिस एंड क्वेसिडा। 2 से 3 के बीच में आया था ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल। इसके बाद 4-5 में आया था मीजर फॉर मीजर एंड ओथेलो। इनको हम डिस्कस करेंगे, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बस लिस्ट देख रहे हैं। 5 से 6 में आया था मैकबेथ और किंग लियर। 6-7 में आया था एंटनी एंड क्लोपेट्रा पेरिकल्स। ठीक है, 7-8 में आया था कोरियोलॉनस एंड टाइमन ऑफ एथेंस। और 9-10 में आया था सिम्बलाइन। इसके बाद देखते हैं
10-11 में आया था द विंटर्स टेल, 11-12 में द टेम्पेस्ट और 12-13 में हेनरी एट। ठीक है, ये थे इनके प्लेज। अब पोम्स को देखते हैं, जो इनकी इंपॉर्टेंट पोम्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आई थी 1593 में वीनस एंड एडोनिस, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। ठीक है, ये पोएम ने इनकी पॉपुलैरिटी गेन करने में बहुत हेल्प की। 94 में फिर आई थी द रेप ऑफ लुक्रीस, 99 में द पैशनेट पिलग्रिम, 1601 में आई थी द फिनिक्स एंड टर्टल और 1609 में इनकी सोनेट्स आई थी। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, 1632 में सेकंड फोलियो आया था। तो ये सारी डेट जो है वो आपको 4 फोलियो की और ये सोनेट कब पब्लिश हुई, ये सारे आपको बेसिक एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। अब अगली वीडियो जो हम शेक्सपियर की लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इनके प्लेज को 1 बाई 1 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और वो वीडियोज अच्छी खासी लेंदी भी होंगी, तो आप प्रिपेयर रहना उसके लिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, शेक्सपियर को पढ़ने में हमें टाइम लगेगा। इसके साथ में हम अपनी ग्रामर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और ग्रामर पे विशेष ध्यान देना भाई। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, ग्रामर को अच्छे से करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।